में आखिर शुभी की मां का पता लग ही गया। पहले अपनी बच्ची को छीनने से रोक पाई और वो ना ही अपनी आंखों के सामने होते हुए उसे अपना सकती हूँ। वेल, पुष्पा को तो ये पता चल ही चुका था कि शुभी उसकी बेटी है, लेकिन अब डोरी के सामने भी ये राज खुल चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा ड्रामा, जहां डोरी आती है राजनंदिनी के घर और चिल्लाती है, वो राजनंदिनी से मिलना चाहती है क्योंकि उसे उसके सारे हिसाब चुकता करने हैं। आज तुझे तेरे हाथ पाँव का हिसाब देना होगा। बाहर निकल राजनंदिनी। लेकिन तभी उसका सामना होता है पुष्पा से। अरे कुछ नहीं बता रहे मुझे, अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। क्यों उसने एक छोटी बच्ची को गंगा जी में बहाने की कोशिश करी? क्यों? पापी है वो, पापी। कातिल है राजनंदिनी। इस घर में सबको बेटियां नहीं चाहिए, सबको बेटा चाहिए। और वहां पर पुष्पा डोरी के सामने सारी बातें बताती है। नहीं, अगर मान भैया को पता चला ना तो वो सीधे राजनंदिनी से सवाल करेंगे। वो इन सबका बदला ना मेरी बेटी से चुकाएगी। डोरी पुष्पा को कहती है कि उसे ये बात सबको बता देनी चाहिए, लेकिन पुष्पा इसके लिए तैयार नहीं है और वो डोरी से वादा लेती है। वो उसे नहीं छोड़ेंगी, वो उसे जान से मार देंगी। भाभी प्लीज, ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मुझे बहुत मुश्किल से मेरी बेटी मिली है, मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहती। भाभी प्लीज, नहीं खोना चाहती। डोरी स्टोन एकदम मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अगर मेरी बेटी आपकी और बात भैया की बेटी बनकर रहेगी ना वो सिर्फ सेफ रहेगी बल्कि वो मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। प्लीज डोरी भाभी किसी को मत बताइए, प्लीज किसी को मत बताइए। मेरी बच्ची की पहचान छुपा लीजिए। उस पर किसी भी तरह का खतरा बताने दीजिए। प्लीज डोरी भाभी। मुझे बाप से वचन मांगती हूँ कि आप मेरी बेटी की पहचान सबसे छुपाएंगी। मैं मानती हूँ कि राजनंदिनी को सजा मिलनी चाहिए, मानती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जान खतरे में डालकर नहीं। वचन दीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर भी जोड़ती है, उसके पैर पड़ती है और अपनी गलती की माफी भी मांगती है। आई गया ना दोबारा मेरे हाथ में, अब मैं जानकी को इसे पहना के रखूंगा। टेली टॉक में हमने आपको पहले ही बताया था कि सीरियल गहना में चल रहा है शादी वाला माहौल, जहां पर बुआ जी को मिल गया है अपना पुराना प्यार और वो उनसे शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। मंगलसूत्र भी इसका मतलब जरूर कहानी यहाँ से
और अगर ऐसा है तो वो जरूर बुआ जी को ढूंढने गए। मैं जल्दी से चक्कर देखता हूँ। चलिए। लेकिन भाई अब तो गहना ने फूफा जी का भांडा ही फोड़ दिया है और सबके सामने ला दी है उनकी सच्चाई। लेकिन फूफा जी हैं कि वो तो मानने को तैयार ही नहीं और वो किसी भी तरह से ये शादी करना ही चाहते हैं। लेकिन ये देखिए, मंगलसूत्र तो अटक चुका है झूमर में, जिसे उतारने के लिए फूफा जी कर रहे हैं कई कठिन प्रयास। कभी पिल्लो फेंक कर तो कभी माला फेंक कर। नहीं हो रहा है, नहीं गिर रहा है ये, देखिए। और ना हुआ तो डंडे से। और इसमें वो सक्सेस भी हो गए। आ गया फिर से मेरे हाथ में दोबारा। तो सबके सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। अब जानकी को मुझे ढूंढकर ये मंगलसूत्र पहनाना पड़ेगा। और मंगलसूत्र लेकर फूफा जी दौड़ पड़ते हैं जानकी की तरफ ताकि वो ये मंगलसूत्र पहना के इस शादी को कामयाब कर दे। अब मैं जानकी को इसे पहना के रखूंगा और अब कोई भी मेरे रास्ते में आया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और खास तौर पर उस गहना की बच्ची। तभी पीछे से गहना और आयुष्मान देख लेते हैं। दोनों ही काफी चिंता में हैं कि आखिर फूफा जी मंगलसूत्र लेकर किधर गए। मंगलसूत्र की बात है। इसका मतलब है जरूर खत्म तो वो जरूर बुआ जी को ढूंढना। तभी गहना को हल्का सा चक्कर आता है। आयुष्मान उसे बिठा देता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आलिया को ये मंजूर नहीं। आलिया के दिमाग में चल रहा है मास्टर प्लान और वो रिमोट से झूमर को गिराना चाहती है, वो भी गहना के ऊपर। देखो, और ये वहाँ पे रिमोट प्रेस किया, देखो, और ये देखो कील गिर रहा है, कील गिर रहा है। ऐसे कहना, ऐसे थॉट में रहो, ऐसे रहो तुम, सामने ऐसे कुछ सोच रहे होगे। देखो कील गिर रहा है, देखो तुम्हें, देखो उधर खुश हो रही हो तुम, देखो आलिया, देखो यहाँ पे कील गिर रहा है उसके ऊपर, देखो ऊपर से आ रहा है, गिरने वाला है उसके ऊपर, इसको नहीं पता है। यानी कि आलिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो कैसे भी गहना को मार कर ही रहेगी। लुक डाउन, इधर क्या, और ये गिरने वाला, देखो लुक अप, गहना लुक अप, उधर ही सामने थॉट में काटोगे। अब ऐसे में क्या आलिया का ये वाला चाल कामयाब होगा या फिर जीत होगी गहना की? Joining this show midway was thrilling, like you know it's still thrilling. मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही है इस वक्त, मतलब जो मैं तारा बनी हूँ। आजकल एज एन एक्टर कोई भी शो करना बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ है, स्पेशली फॉर द लीड्स। शोज गोइंग ऑफ एयर इन 1 month 2 months as well. एज एन एक्टर व्हेन यू जॉइन अ शो, आप उसमें अपना एक फ्रेशनेस डाल सकते हो, लेकिन जब आप कोई शो मिडवे ज्वाइन करते हो, इस वजह से वो एक ट्रिकी हो जाता है। बट आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बीइंग एन एक्टर। 5 साल की थी आई थिंक ऑलमोस्ट, टीवी को देखकर आई यूज्ड टू सी माधुरी जी डांसेस एंड ऐश्वर्या राय, ऑल दोज नाइस मूव्स एंड द classical dances and the performances. I always used to point towards television and tell my mama कि celebrity बनना है, मतलब actor नहीं बनना है मुझे ना, celebrity बनना है। कुछ एक ऐसे लोग भी मिलते हैं कास्टिंग काउच टाइप्स, बट देन यू नो आपको इतना नहीं पता होता है, आप यंग भी बहुत होते हो, बहुत फ्रेश होते हो, तो आपको समझ भी नहीं आता है, मतलब वो बहुत आपको डिसहार्टन भी करती है। सो आज हमारे साथ है नई वाली तारा यानी कि अलीशा। हाय अलीशा। हाय एवरीवन। और मुझे ना इनको जब मैंने तारा के अवतार में देखा तो मुझे इनका एक और तारा याद आ गया जो इश्क में मर जा वाला था। तारा जो नाम है ना, आई एम वेरी क्लोज टू दैट नेम ऑलरेडी। वो बहुत जुड़ा हुआ है मुझसे, बिकॉज आज भी व्हेन यू नो पीपल समवेयर अराउंड द
somewhere around anywhere when I go, people at times still call me Tara, Arohi Tara, still they call me that. So हाँ, जब मुझे पहली बार कॉल आया था इसके लिए and they told me कि Tara is the name of the girl, तो I was like Tara, okay. लेकिन एक जैसा नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. तारा जो कैरेक्टर है वो अब तक सबको याद है. Actually, yeah, I think that is one of the shows which is very close to my heart and will always be, because that was my very first show where I was launched. And double role था यार. I think ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है हम सीरियल्स में, you know, and especially these days you don't get to see that much of that. थ्रिल है, एक्शन है, सब कुछ है. सो इट वाज फन डूइंग दैट. एंड नाउ एज लेट्स टॉक अबाउट दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, लेकर हम दीवाना दिल. एंड आई थिंक जॉइनिंग दिस शो मिडवे was very thrilling. It was thrilling, like, you know, it's still thrilling कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता about the story, about many things going on. तो मैं धीरे धीरे वो एक्चुअली एक्सप्लोर कर रही हूँ. और मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही है इस वक्त, मतलब जो मैं तारा बनी हूँ कि यू नो शी स्टिल सबको यकीन दिला रही है कि मैं तारा हूँ. एंड देखते हैं धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच पाती है, ऑडियंस को और सम्राट को यकीन दिला पाती है या क्या होता है. आई सॉ द फुल ड्रामा, कॉलर पकड़ के मतलब मार बेटा, ये सब चल रहा है भाई तारा की वजह से. हाँ, सब चल रहा है, सब कंफ्यूज है कि तारा कौन है, तो फिर ये चेहरा कहाँ है, तो फिर यू नो सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. बट ये जो मैं जैसे आई हूँ, लेकिन साथ में बहुत सारे टर्न्स, ट्विस्ट, न्यू ड्रामा, फ्रेशनेस एंड थ्रिल एंड सस्पेंस एंड एक्शन एंड ऑब्वियसली रोमांस तो है ही इस शो में. ये सब कुछ ऐड करके लेकर आई हूँ. एंड अभी तक इस शो को बहुत सारा प्यार मिला है ऑडियंस से. पीपल लव दिस शो, सो आई जस्ट विश दैट दे लव मी ऑल्सो दिस कैरेक्टर. एंड अच्छा चले. ऑफ कोर्स, बट टेल मी, मिडवे किसी शो को ज्वाइन करना कितना प्रेशर होता है एज एन आर्टिस्ट? इट इज़, आई थिंक आजकल एज एन एक्टर कोई भी शो करना बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ है, स्पेशली फॉर द लीड्स, बिकॉज दीज डेज वी सी शोज़ गोइंग ऑफ एयर इन 1 month 2 month इज़ वेल. तो स्पेशली जब हम फिर ऑन गोइंग ज्वाइन करते हैं तो इट बिकम्स मोर ट्रिकी, क्योंकि यू नो पीपल हैव ऑलरेडी gotten so attached to that show, that story, and especially to you know especially the lead faces as well, कि वो उनके थ्रू उस कैरेक्टर को देखते हैं. सो देन यू नो रिप्लेसिंग, जब ऑडियंस के लिए वो चेहरा रिप्लेस हो जाता है तो फिर थोड़ा अटपटा होता है उनके लिए. एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट एज एन एक्टर, दैट लाइक यू नो हाउ मच कैन यू कन्विंस द ऑडियंस नाउ with your performance or with your presence. And what was the unique point you said yes for the show? Only Tara name or something else? नहीं, obviously the story as well. It's like coming back home. The team is lovely and I'm enjoying it. आप 2 कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वसुधा और तारा दोनों का, है ना? बहुत मुश्किल है यार, मतलब वो सर्जरी के दाग दिखाओ, ये वो बहुत सारा ड्रामा मैंने देखा. मुझे ना थोड़ा और जानना है आपसे इस शो के बारे में, आपके दोनों कैरेक्टर के बारे में. अभी एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि ये अभी स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहा है हमारे ऑडियंस के लिए और सम्राट के लिए, क्योंकि तारा आई है एक नए रूप में और वो सबको बताने की कोशिश कर रही है कि वो तारा है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर पा रहा है. अपने पति को भी यकीन नहीं दिला पा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली चेहरा बदल गया है, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रही है शिद्दत से, क्योंकि उसे बातें याद दिलाने की कोशिश करती है जो सिर्फ उन दोनों के बीच की थी. और भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि अपने परिवार का दिल दोबारा जीत पाए, लेकिन चेहरा बदला है तो यकीन करने में मुश्किल तो होगी. लेकिन अब यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है इस लड़की की, जहाँ ये सबको यकीन दिला पाएगी या नहीं यकीन दिला पाएगी कि ये तारा है. तो अब यही देखना है हमें कि कितना कन्विंस होते हैं सम्राट जी और हमारी ऑडियंस. अच्छा ये बताइए, शो तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ऑलरेडी, तो आपने शो को कितना फॉलो किया? मुझे कुछ भी नहीं पता शो के बारे में. I mean, like seriously, मुझे जब कॉल आया, it was very recent and very spontaneous. I just got a call and they were asking me कि हमारा लेकर है दीवाना दिल and the character is this Tara and everything. So I was like, लेकर है दीवाना दिल. Okay, I had seen some promos and all जो social media पे channel post करता है. तो I was very basically familiar with the whole concept, जो मैंने थोड़ा बहुत promos में देखा है, but throughout the show I've never seen it and I don't actually know anything about it. I didn't knew till now,
बट अभी जब मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया तो मैं अभी तक अभी मुझे आई थिंक 2 या 3 दिन हुए शूट ज्वाइन किए हुए, एंड स्टिल व्हेन आई एम रीडिंग माई स्क्रिप्ट आई एम एक्चुअली लिटरली आस्किंग अदर एक्टर्स ऑल्सो एंड द डायरेक्टर ऑल्सो कि ओके तो ये कौन है, जैसे अगर उसमें मेंशन होगा कौशल भैया, ये कौन से भैया है, मतलब ये क्या लगते हैं, और ये ओके इन्हें क्या बोलना है, और जैसे मम्मी जी बोलना है या अम्मा बोलना है या माँ जी बोलना है, मतलब यू नो वेरी बेसिक थिंग्स, हम बोलना है या मैं बोलना है, बिकॉज सी एज एन एक्टर व्हेन यू जॉइन अ शो फ्रॉम द स्टार्ट, अ फ्रेश शो, देन इट्स स्टिल ईजी बिकॉज आप उसमें अपना एक फ्रेशनेस डाल सकते हो। लेकिन जब आप कोई शो मिडवे ज्वाइन करते हो एंड स्पेशली एक ऐसा किरदार ज्वाइन करते हो जो ऑलरेडी कोई और प्ले कर चुका है, सो इट बिकम्स लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपको वो टिप्स एंड बिट्स वहाँ बीच में से उठाने हैं एंड एग्जैक्टली उस चीज़ में ढलना है, सो दैट ऑडियंस डू नॉट गेट डिसरप्टेड विद इट एंड दे यू नो एट with that same ease they can you know continue watching the show. So थोड़ा इस वजह से वो एक tricky हो जाता है, but I think that's the whole point of being an actor. So still enjoying that. बेस्ट शो आपके लिए कौन? आई एम श्योर सारे शोज अच्छे हैं, सारे बेस्ट होंगे, बट फिर भी एक होता है ना दिल के करीब वाला, वो कौन सा है? यार वैसे तो एज यू जस्ट सेड दैट सारे शोज ही दिल के करीब होते हैं, बट कुछ एक शोज जैसे इश्क में मर जावा नंबर 1, वाई बिकॉज दैट वाज द शो दैट लॉन्च्ड मी एज अ हीरोइन इन इंडस्ट्री, इट मेड मी हु आई एम एंड प्लस डबल रोल इन इट। आई मीन आजकल टीवी शोज में ऐसा कुछ करने का मौका इतना नहीं मिलता ईजीली, and abhi recently I did Nath also, and you know got really good quality people for life in that show, good friends, made really good friends, and और भी बहुत सारे shows हैं, but I think ये दो बहुत लॉन्ग रनिंग शोज जो मैंने अभी तक किए हैं, द मोस्ट लॉन्ग रनिंग शोज दैट आई हैव डन टिल नाउ, आई थिंक इट्स दीज टू, बिकॉज इश्क में मर जावा आई डिड ऑलमोस्ट 2 or 2.5 years, for 2.5 years, and Nath almost I did for 1.5 year. इश्क में मर जाऊँ में आपका जो लुक था ना वो बहुत ही सुपर। थैंक यू। ग्लैम मोस्टली टीवी में देखा जाता है तो वो सताई हुई दबाई हुई एक लेडी दिखाई देती है साड़ी में, आई मीन आपका लुक भी आज साड़ी वाला है, हम देख सकते हैं। आज देखा सेट पे कि बहुत दबाया जा रहा था आपको बट वो लुक ना एकदम जो होता है ना शार्प और एक पावरफुल उनका था। या एक्चुअली आई थिंक वो शो की खासियत थी, उसकी खूबसूरती थी, बिकॉज दैट शो वॉज अ थ्रिलर शो एंड इट वॉज नॉट जस्ट टिपिकल डेली सोप, सास बहू का ड्रामा नहीं था उसमें, इट वॉज अ थ्रिलर शो, उसमें रोमांस भी था, थ्रिल भी था, सस्पेंस भी था, सब कुछ था। एंड उसमें मैं हमेशा या तो चाकू लेकर होती थी या गन लेकर होती थी, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि प्रताड़ित करने वाली महिला भी मैं ही थी और प्रताड़ित होने वाली महिला भी मैं ही थी। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और ये तो बहुत छोटी सी बात थी, हम फिर से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। Sure, I would love that. Till then, to all my fans, I love you all. Thank you all for always supporting me so much. आपने इनको आधा घंटा खराब किया। प्रेजेंटेशन आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत टाइम चाहिए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जब आदित्य के सामने आई मंगल, वो भी बॉस बनकर। जी हाँ, जहाँ एक तरफ आदित्य नए जोश के साथ इंटरव्यू देने पहुँचता है, वहीं जैसे ही उसकी नज़र सामने खादी मंगल पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद मंगल होती है। आदित्य की तो जैसे जुबान लड़खड़ा जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो किसी तरह खुद को संभालत है। तभी वहाँ कपिल की एंट्री होती है और फिर आदित्य मंगल और कपिल के सामने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है। आपसे बात ना आराम करिए। लेकिन तो मैंने पहली चीज़, पहली क्वालिटी जो मैं काम करता हूँ, मैं उसका काम जो है इसको पंचुअल है, तो आपने नहीं सॉरी आप मंगल जी को बोलिए, आपने इनको आधा घंटा खराब किया। 30 मिनट
रात हो चुकी है। 15 मिनट आपके पास शूट। आप सुनाइए, आपको टाइम नहीं था? As you can see, gross margin और overhead expense अगर हटा दें तो net profit कुछ 3% बचता है। लेकिन बीच में वो परेशान होता है और जैसे ही वो देखता है कि कपिल और मंगल एक दूसरे के बेहद करीब लग रहे हैं, आदित्य के दिल में एक अजीब सी जलन और बेचैनी होने लगती है। आप सुनाइए, आपको टाइम नहीं था? सही कि सारे नेट सही कि ग्रॉस मार्जिन और ओवरहेड एक्सपेंस अगर हटा दें तो नेट प्रॉफिट कुछ 3% बचता है। पानी दिया, इतना कह रहे हैं, इतना केयर दिखा रहे हैं कपिल जी। वो सोचने लगता है कपिल आखिर मंगल का इतना ख्याल क्यों रखता है। तभी कपिल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब फैसला मंगल करेगी कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि तुमने पूरा प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। सॉरी सर, मैं प्रेजेंटेशन आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं। आपको लग रहा है मजाक चलेगा? मंगल जी से टाइम मांगा है, आज आपको टाइम मिला, आधा घंटा लेट आया, ऊपर से अनप्रिपेयर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे तैयार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बॉल आपका है, आप चाहती हैं एक और चांस दें? Look at Mangal, I will try to ball to court में। वही आदित्य की निगाहें मंगल पर टिक जाती हैं और फिर मंगल बोलती है, उसे थोड़ा और समय मिलना चाहिए। आप थोड़ा और वक्त लिए भी चीज़ें देना चाहिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सब चीज़ आपको बताना है। मंगल जी ना दूसरा चांस मैनेजर आई रेस्पेक्ट हर डिसीजन। एक बार आइएगा पूरी तैयारी के साथ। आदित्य चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन कपिल और मंगल के बीच होने लगती है एक टेंशन भरी बातचीत, जहाँ कपिल मंगल से करता है सवाल कि आखिर तुमने आदित्य को दोबारा मौका क्यों दिया, जिस पर मंगल ठहर कर जवाब देती है, मैंने ये अपने कर्म के तौर पर मौका दिया है, बाकी उसकी किस्मत जाने। दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए। कि वो इंसान दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता है, आपको नहीं देना चाहिए। देखिए कपिल जी, उन्होंने जो किया वो जानते, उनका कर्म उनके साथ है। और अगर आज मैं इस स्थिति में हूँ कि उनको एक मौका दे सकती हूँ तो दे रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम ये कह सकते हैं कि कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। क्या पता वो सामने अपने ऊपर पलट के आता है, सही होता है। बिल्कुल, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। अचानक 6 महीने बाद जब मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ इन्वेस्टर से मिलने के लिए, और सामने इन्वेस्टर अगर मंगल बैठी हो, तो आदित्य पर क्या गुजर सकता है ये सिर्फ आदित्य जानता है इस वक्त। आई वाज लाइक, क्या हो गया, मैंने किसी भूत को देख लिया क्या? मंगल यहाँ क्या कर रही है? इज शी द वन हु इज टेकिंग ऑल द कॉल्स? एंड फिर कपिल जी के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी, तो एक ऑकवर्डनेस भी था, एक डिसबिलीव भी था, और क्या होगा अब मेरा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इतना कुछ कहा है मैंने उससे, वो सब फ्लैशेस में आ रहे थे मुझे याद। और इससे पहले ही एक सीन था जब मंगल ने 6 महीने बाद मुझे कॉल किया था और मैंने कहा था तुम्हारे हाथ से अगर पानी भी पीना हो ना तो मैं मरना पसंद करूँगा, और यहाँ वो पानी मुझे ऑफ़र करती है। एंड आई एम लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू से। एक तरफ आदित्य परेशान है, मंगल भी उतनी अपवर्ड हो रही है क्योंकि शायद उससे भी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल ऑफ कोर्स अभी थोड़ा डिटैच हो गई है आदित्य से, पर एक अटैचमेंट तो थी उसके तरफ से, तो उसके लिए भी बहुत ऑकवर्ड है आदित्य को अपने सामने देखना एंड आदित्य को इतना अनकंफर्टेबल देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तो चाहती थी कि ये रिश्ता अच्छे से निभाया जाए, एंड मैं ही था जो थोड़ा रूड था उसके साथ, तो ऑफ कोर्स वो भी ऑकवर्ड पोजीशन पर है। मंगल की जो पूरी जर्नी है आदित्य की नज़र से कैसे अब कैसे देखते हैं?
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि बहुत डाउट करता था मैं मंगल की कैपेबिलिटीज़ पर। मुझे नहीं लगता था वो किसी लायक है। एंड सडनली आज इतनी बड़े कंपनी में शी इज़ एन इन्वेस्टर एंड शी इज़ डूइंग वेल फॉर हर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होगा शायद कि जो मैं सोचता था उसके बारे में वो सही नहीं है। एंड डेफिनेटली उसमें कुछ तो रहा होगा जो आज वो इस पोजीशन में है और मुझे उससे काम मांगना पड़ रहा है। इतने टाइम तक मैं उसे यही सुनाता था कि तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बट अब शायद टेबल चेंज हो रहा है। कपिल का क्या कहना, मतलब जब मंगल में कपिल देखते हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे थे कपिल जी, इन द सेंस पानी पूछ रहे थे और उन्हें पता है कि मंगल की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो ऑफ कोर्स एज एन एक्स हस्बैंड जो मुझे लगता है मैं हूँ, थोड़ा सा वियर्ड था बिकॉज अभी क्या उनके बीच में रिलेशन है ये मुझे नहीं पता, बट एक कंफर्ट है उनके बीच जो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या आदित्य वापसी करेगा और क्या पुराने रिश्तों की राख से फिर उठेगा कोई नया तूफान।